बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन, मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, सब की नज़रें इस टाइम पे पाकिस्तान की सियासत पे लगी हुई हैं। अवाम ये सोच रही है कि लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का तो तकर्रर हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई, अचकज़ई साहब से बड़ी उम्मीदें भी हैं कि वो कैसे अवामी जो तवक्कुआत हैं उनके ऊपर पूरा उतरेंगे। तमाम लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी सियासत किस तरफ को चलेगी, वो क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे। अपनी रवायती सियासत जो उन्होंने ज़ियाउल हक़ दौर में की और परवेज़ मुशर्रफ दौर में की, उस पर रहेंगे या इमरान ख़ान साहब की उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सब पे बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है जान अचकज़ई साहब को। सियासी तजज़ियाकार हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। जान साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि महमूद ख़ान अचकज़ई साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़े अदवार देखे, उतार चढ़ाव देखे, मार्शल लॉज देखे, सियासी जद्दोजहद की, हमेशा एक जस्ट स्टांस के ऊपर रहे। आप कैसे देखते हैं इनकी तकर्री बतौर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन, जो कि बलूचिस्तान से पहली दफ़ा अमल में आई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? मैं समझता हूँ कि पीटीआई की सियासत को हम एक एक्सट्रीम सियासत के तौर पे जानते हैं, और हमने देखा है कि उनका बयानिया जो है वो कभी कभी तो एंटी स्टेट भी चला जाता है, और बहुत से ऐसे इश्यूज पे उन्होंने रियासत की सपोर्ट नहीं की है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो हमारे जवानों के साथ यानी सॉलिडेरिटी या यकजहती का इशू हो। तो ऐसे तनाजुर में महमूद खान अचकज़ई साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना और पीटीआई की नुमाइंदगी करना, उनके बयानिए को प्रोजेक्ट करना, मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि अचकज़ई साहब एक मॉडरेट सियासी लाइन उनका रहा है। वो समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो। बेशक इस लाइन या इस सियासत से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो इतने हार्ड लाइनर नहीं है जितने इमरान खान हैं। तो अब अगर वो तवक्कुआत पे नहीं उतरते इमरान खान साहब के, उनकी पार्टी के, उनके कारकुनों के, तो लाजमी बात है कि अचकज़ई साहब के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपनी इस जो उनकी लाइन है वो किस तरह कायम रखते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इमरान को माइनस करने के लिए उन्होंने एक प्रो इमरान, एक ऐसा सियासतदान जिस पे अभी तक इमरान का एतमाद है, उसको लॉन्च किया है या उनके लॉन्च करने में मदद की है। यानी जिस तरीके से उन्होंने नोटिफाई किया, लाजमी बात है ये सियासी हुकूमत की एक विजडम भी है कि हमने अगर इमरान को या उनके बयानिए को न्यूट्रलाइज करना है तो हमने अचकज़ई को आगे रखना है। अब इसके साथ तीसरा जो पहलू है वो ये भी है कि अगर किसी लम्हे पे हुकूमत इंगेजमेंट चाहती है तो बराह रास्त इंगेजमेंट हुकूमत को महंगी पड़ती है, और उन्हें एक पुल चाहिए, तो अचकज़ई साहब एक पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये बेहतर समझा कि एक ऐसा शख्सियत जिनके साथ उनकी माजी में भी ताल्लुकात रहे हैं, दोस्तियां हैं, और एक उम्र के एतबार से भी एक मैच्योर सियासतदान है, तो उनको ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करके इमरान खान को इंगेज किया जाए। ये हो सकता है आइंदा साल हो, 2 साल बाद हो, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान की इस एतमाद को कायम रख सकेंगे, जबकि अब शकूक बढ़ने लगे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बगैर वो अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते थे। अचकज़ई साहब, ये फरमाइएगा, आपने अभी कहा कि ये विज़डम जो है ये हुकूमत का था कि उनको अचकज़ई साहब का, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन कर दें। आपको नहीं लगता कि ये बानी पीटीआई का विज़डम भी था कि उन्होंने एक बड़े सीनियर और मंझे हुए सियासतदान को, जिनसे माजी में काफ़ी इख्तलाफ भी कर चुके हैं, कुछ नेम कॉलिंग भी की, कुछ उनको उनकी इम्पर्सनेशन भी की, उसके बाद फिर उनको एक बड़े रुतबे के लिए और अपनी पार्टी में से किसी को ये मौका नहीं दिया। इस पर भी तनकीद हुई, उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनका नाम लिया। तो आपको नहीं लगता कि ये बानी पीटीआई का भी पॉलिटिकल विजडम था कि एक सीनियर सियासतदान को लीडरशिप रोल के अंदर लेके आए, भले उनकी पार्टी के नहीं थे?
इस हद तक तो ये बात हम कह सकते हैं कि उन्होंने विजडम को सामने रखते हुए, तजर्बे को सामने रखते हुए या मजबूरी को सामने रखते हुए अचकजई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया। क्योंकि इससे पहले बैकग्राउंड हमें हमें मालूम है, पीटीआई के लीडर्स वो उनकी वो शख्सियत नहीं थी, वो सारे बोने थे या कंप्रोमाइज थे, या इमरान खान को शक था कि वो शायद स्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, लिहाजा उन पे एक ट्रस्ट बहरहाल डेफिसिट था। अब इन्होंने सोचा कि अचकजई साहब पे एतमाद करके शायद वो कम से कम ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब बारीकी ये है कि अगर इमरान खान की हिस्ट्री को हम देखें, इमरान खान अपनी पार्टी में या अपनी इत्तेहादियों में कोई भी कदावर शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कोई बड़े लीडर को जो उनकी शख्सियत को खतरा लाक करे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना किया है। बहुत से पीटीआई के लीडर्स जो है वो माइनस हुए हैं जब इमरान खान ने उनको थ्रेट गर्दाना। अब अगर महमूद खान अचकजई साहब की शख्सियत जो है अपोजिशन लीडर की हैसियत से बड़ी बड़ी हो जाती है, और अभी भी तनकीद पीटीआई का आना शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने दफ्तर में इमरान खान का की कोई ना तस्वीर लगाई है ना उनका झंडा लगाया है, और पीटीआई के कारकुन कह रहे हैं कि एक वोट पे आप पीटीआई के बलबूते पे अपोजिशन लीडर बने, कम से कम आप इमरान खान साहब की तस्वीर वहां लगाएं या उनके पार्टी झंडे को लगाएं। तो अब ये इम्तिहान जो है वो इमरान खान साहब का भी शुरू हो गया है कि वो कब तक एक अपोजिशन लीडर को बर्दाश्त करेंगे जो अब शख्सियत उनकी और बड़ी होने जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। ये फरमाइएगा कि कुछ आपने अभी अपने पहले मेरे सवाल के जवाब में आपने फरमाया कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो बड़ा एक बैलेंस्ड किस्म का स्टांस रखते हैं, जबकि कुछ तज्ज़िया कार और कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जिनकी राय के मुताबिक उनकी सोच काफ़ी से ज़्यादा हद तक बानी पीटीआई से मिलती है। तो वो भी थोड़े से एग्रेसिव हैं और ये भी थोड़े से क्रिटिकल हैं टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट। तो आपको नहीं लगता कि ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और ये जो इनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, एज़ पर द एनालिस्ट दैट आई एम रेफरिंग टू, उनके मुताबिक तो फिर ये उल्टा काम ख़राब नहीं हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, अगर परसेप्शन की बात है तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर इमरान खान साहब को हुकूमत को इंगेज करने की उसकी ख्वाहिश है या इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने की उसकी ख्वाहिश है और शदीद है, तो उसके लिए एक ऐसे शख्स को नामजद करना लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिनके माजी में सियासत एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है, तो लाजमी बात है कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि उन पे एतमाद किया जा सके, उनको जो है एक ब्रिज के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अकल, सियासी तजर्बा, विजडम तो यही कहता है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके साथ मामला तय करें जो ये समझते हैं कि जिनकी वजह से वो घर गए हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने का जो शख्सियत ने यानी बेड़ा उठाया है, यकीनन एक ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा, और वो ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। अगर हुकूमत से आप मुज़ाकरात भी करते हैं, अगर हुकूमत आपको इंगेज भी करती है, लाजमी बात है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जहां हुकूमत है वहां पे बहुत से मामलात में एस्टेब्लिशमेंट का भी एक रेड लाइन है। बिलखसूस जब पीटीआई की एक तारीख है जिन्होंने 9 मई का वाकया किया, और फिर आज भी फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ उनका एक स्टैंस, एक बयानिया जो बिल्कुल मैं समझता हूँ एंटी स्टेट भी है, जी और जो जिनके लिए कोई बर्दाश्त कोई रियासत नहीं कर सकता। अब अगर इस बयानिए पे इमरान खान खड़े हैं और वो फिर भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो, और एक ऐसे शख्स के जरिए जिनका परसेप्शन ये है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो मैं नहीं समझता कि ये ऊंट किसी करवट बैठेगा। जी बिल्कुल, यही एग्जैक्टली मैं चाह रहा था कि हम इस पूरे सिनेरियो को अपने नाजरीन के लिए जो है वो सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन तो आम फहम है जिसकी तरफ आपने अभी बड़ी तफसील से इशारा कर दिया। अब ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, तो पीटीआई को इस नामजदगी का और इस नाम को सपोर्ट करके अपने हक में लेने का, फिर पार्टी के अंदर आपको पता है बड़ी दरारें हैं और पार्टी के अंदर भी रिजेंटमेंट है, आपने इशारा किया अपने एक जवाब में इस तरफ भी। तो फ़ायदा क्या होगा भाई खान साहब की सियासत को इस चीज़ का कि वो ख़ुद तो जेल में हैं, लीडरशिप रोल में एक और पार्टी के एक सीनियर सियासतदान हैं और सोच दोनों की मिलती है, तो मुफाहमत की तरफ बात जाएगी नहीं। ये भी कंसेंसस है तमाम
جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان کو مفاہمت نہیں ہوتی تو یہ ڈیڈ لاک ہی رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ عمران خان پہ کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی دل میں یہ، یعنی اس کو ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ کل کسی وقت بھی عمران خان ان کو ڈس اون کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یعنی یو ٹرن کا بادشاہ بھی عمران خان کا نام ہے، تو اگر سیاست میں اچکزئی صاحب کوئی بھی موقف رکھتے ہیں اور وہ بھی پی ٹی آئی کی بہاف پہ یا عمران خان کی بہاف پہ، لازمی بات ہے کہ اس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ایک سوال ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا یعنی اتھارٹی اور گارنٹی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو اوکے کریں گے اور وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے، کیونکہ جو بھی انگیجمنٹ عمران خان کے ساتھ کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ 24 آور میں اپنا موقف بدلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اب وہ یعنی سائڈ لائن ہو جائیں گے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی انگیجمنٹ ہوتا ہے، ان کا بھی وہ وزن نہیں اٹھائیں گے، نہ اس کو اون کریں گے۔ اب یہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنائے، ایک حد تک گریجنگلی تو پی ٹی آئی نے ایکسپٹ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نام نہیں ہے ایک پارٹی کا، اس میں کہیں گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو یوٹیوبرز ہیں، جو ڈالرز کماتے ہیں، جو کسی بھی لیڈر کو نہیں بخشتے، تاکہ وہ بانی پی ٹی آئی پہ بھی تنقید کرتے ہیں اگر انہیں لگے کہ اس میں وہ ڈالر کما سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ وکیل ہیں جن کو اپنا کیریئر سب سے زیادہ عزیز ہے، جن کی رشتہ داریاں، تعلقات جوڈیشری میں، اسٹیبلشمنٹ میں، حکومت میں، جس پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں اور وہی ان کا جو ہے وہ کچن چلاتے ہیں۔ تیسرے جو ان کے سیاسی لوگ ہیں، ان میں کچھ جیل میں ہے اور کچھ باہر ہیں، اب وہ بھی ڈیمینش ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ کبھی بھی عمران خان نے ان کے حق میں نہ کوئی بیان دیا ہے، نہ ان کی اسٹرگل کو اون کیا ہے، نہ ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، تو ان کا بھی جو ہے وہ بہت سے کارکنوں میں یعنی کردار مشکوک ہے۔ اور جہاں تک جو ووٹ بینک کا ہے یا ووٹر ہے یا کارکن ہے، وہ ایک ایکسٹریم نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو سلوگنز چاہیے اور وہ سلوگنز وقتاً فوقتاً جو ہے بانی پی ٹی آئی اپنے فورن اکاؤنٹس کے ذریعے یعنی ٹویٹس کے ذریعے یا ایکس پوسٹ کے ذریعے دیتے آ رہے ہیں۔ ان کو تو صرف وہی بیانیہ چاہیے جو ایکسٹریمزم کا ہے اور اسی پہ وہ خوش ہیں، لیکن باقی لیڈرشپ کو اون کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے بیانیے کا وزن اٹھانا، اور جو سیاسی ماحول بنے گا یا کوئی بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے گا، اس کو جو اون کرنا، یہ پوری پی ٹی آئی کے سٹرکچر اور ڈی این اے کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ماحول بھی یہ کریٹ کرنے میں مدد کریں گے جس کے لیے انگیجمنٹ کے لیے ضروری ہوگا۔ جان صاحب یہ فرمائیں کہ محمود خان صاحب نے یہ بیان بھی دیا کہ اگر ان کی ملاقات کروا دی جائے بانی پی ٹی آئی سے تو وہ ان کو کنونس کر لیں گے ڈائیلاگ کے لیے، اور وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے اس اسٹیٹمنٹ کو دیتے ہوئے کہ وہ میری بات نہیں ٹالیں گے اور جو بھی گارنٹی دینی ہوگی پھر میں دوں گا، میری ملاقات ہو جائے تو۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دل سے یہ بات کر رہے تھے یا یہ سیاسی بات تھی کوئی؟ آپ کو لگتا ہے ان میں یہ کیپیسٹی ہے یا بانی پی ٹی آئی میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ if he gives his word to محمود خان اچکزئی صاحب تو وہ he will keep that word؟ یہ آپ کو لگتا ہے؟ میں پھر جو ہے انڈائریکٹلی یہ بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی گول پوسٹ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ ان کی بات آج ایک ہے، کل اگر کسی نے ان کے کان میں کوئی اور بات ڈال دی تو وہ اسی کو پھر اسی کو ٹاکنگ پوائنٹ بناتے ہیں۔ اگر یہ ملاقات ہو بھی جاتی ہے، اگر اچکزئی صاحب ان کے پاس جاتے بھی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سوال ہوگا کہ اس کے بعد اس کی بہن حلیمہ خان اگر ملاقات کرے گی تو وہ کچھ اور میڈیا کو بتائے گی۔ اسی طرح خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کا کوئی دوسرا پارٹی لیڈر ان سے ملاقات کر کے میڈیا کو کوئی اور ٹاکنگ پوائنٹ دے گا، تو ایک پارٹی سے ایک لیڈر کے بارے میں 10 ٹاکنگ پوائنٹس اور بیانیے میدان میں آئیں گے، اور جو اصلی بیانیہ ہے یا اگر عمران خان کا کوئی اصلی بیانیہ ہے وہ بیچ میں کہیں جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کرے گا، گم ہو جائے گا اور لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ عمران خان کا بیانیہ کون سا ہے اور ان کو ٹویسٹ کیسا کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو عمران خان نے اڈاپٹ کی ہے، وہ کبھی بھی ایک
बयानिए पे एक लीडर के साथ दूसरे लीडर के साथ नहीं ठहरता। तो अगर खान साहब जाते भी हैं और मिलते भी हैं और उनसे टॉकिंग पॉइंट भी लेते हैं, और जो खान साहब चकजई साहब दावा भी कर रहे हैं कि मैं उनको मना भी लूंगा, और बाहर आके ये कहते भी हैं कि मैंने ये मना लिया और उससे लिख के भी लेगा, लेकिन फिर इसका कोई हल नहीं है कि उसकी बहन जाके मिल के कोई और बयानिया देगी। ताकि हमने अभी रिसेंटली देखा, हलीमा खान गई अंदर, उन्होंने कहा कि हमने तो मुज़ाकरात ही नहीं किए, नहीं करने। अचकजई साहब को किसने मैंडेट दिया है? तो मैं समझता हूँ कि ये अचकजई साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी, शख्सियत और शोहरत भी उन्होंने दाव पे लगाई है एक ऐसे शख्स के लिए जिनके लिए यू टर्न लेना आसान है, जिनके लिए सियासी शोहरत के कोई मायने नहीं रखते, जिनके लिए शख्सियत में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी की कोई अहमियत नहीं है, जो एक पॉपुलिस्ट, एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर है, रहा है, और उसी स्ट्रेटेजी पे वो कायम है। जहां पे उससे मौका मिलता है कि उससे उनकी जो है वो मौकफ या उसका जो बदलता हुआ मौकफ है उसको बेनिफिट होगा, वो चेंज करेगा। लिहाजा एक ऐसे शख्स के बारे में पेशनगोई करना, मैं समझता हूं कि अचकजई साहब के लिए भी मुश्किल होगा, और अचकजई साहब के बयानी को आगे पे ले जाना, हुकूमत के लिए भी उस पर भरोसा करना भी मुश्किल होगा। तो ये एक ऐसा मुश्किल अमल है कि मैं नहीं समझता कि ये कहीं जाके कोई कन्वर्जेंस की शक्ल में हमें नजर आएंगे, ये तमाम टॉकिंग पॉइंट्स, बयानिए और ये इंगेजमेंट अगर कोई शुरू होती है। जान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जान साहब, ये फरमाइएगा कि 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी हुई है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने इस प्रोटेस्ट को लीड करना है, और अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, और एक्सपेक्ट उनसे ये किया जा रहा है कि वो असम्बली के अंदर बैठ के जो उनका रोल है वो भरपूर तरीके से अदा करेंगे। तो अगर वो रोड्स पे रहेंगे तो जो मेन रोल है उनका वो कैसे अदा करेंगे? क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि लोग अभी खान साहब के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। उनके अपने कारकुन भी, आपने देखा होगा अभी पेशावर में उनका जलसा हुआ, वो भी नहीं निकले। वो डिमोटिवेट हो गए हैं। वो समझते हैं कि उनके प्रेसिंग इश्यूज जो है वो इकोनॉमिक हैं और स्टेबिलिटी है। तो एक तो ये एक मिथ है कि लोग इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकलेंगे। अपोजिशन जितना भी कोशिश करे, पीटीआई जितना भी कोशिश करें, एक हद तक जो है वो उनके कारकुन जहां भी का प्रोटेस्ट होगा वहां पे शामिल हो जाएंगे, लेकिन आवाम जो है वो दूर रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूँ, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपने भी किया होगा, सब लोगों को पता है। तो मैं नहीं समझता कि फरवरी का जो ये एहतजाज है इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। दूसरी बात ये कि मुल्क में ये एहतजाज यानी पार्टियां करती हैं, यानी बहुत से मौकों पे हमने देखा है कि सियासी लीडर्स अपने सियासी कायदीन के दिन मनाते हैं और इसी तरह जैसे और जुलूस करते रहते हैं। तो मैं इसको सीरियस नहीं लेता कि ये कोई इतना मौसर एहतजाज होगा, या जिस तरीके से इसकी को मीडिया अकोमोडेट या पजीराई दे रही है, उसको पजीराई देने की कोशिश कर रही है। जहां तक पार्लियामेंट में किरदार है, यकीनन पार्लियामेंट में पीटीआई एक हकीकत है, वहां पे उनकी मौजूदगी है बहुत कौमी असम्बली और सेनेट में, तो वहां पे वो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कभी भी पार्लिमानी सियासत को सीरियस नहीं लिया। कोई भी कानून साजी है वहां पे उन्होंने कोई काउंटर उनका ऑफर नहीं किया, और ना वहां पे उन्होंने कोई मौसर एहतजाज किया, ना हुकूमती एजेंडे को ये ब्लॉक कर सके। तो वहां पे वो अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस की हद तक जो है वो एहतजाज करते हैं, हुकूमत को इनपुट देते हैं। तो मुझे वहां पे पीटीआई एक कंप्रोमाइज पार्टी लगती है, लिहाजा वो अपोजिशन में भी है, मुखालफत भी करते हैं हुकूमत का, लेकिन जो मौसर अपोजिशन या असेंबली के अंदर कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। अब अशरफी साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के बाद लाजमी बात है उनका अपना एक कदोकाट है, वो तकरीर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अपनी उनकी पार्टी मैनेज नहीं है। वो अगेन पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी, और पीटीआई को हमें मालूम है कि कोई मुनज़्ज़म सियासी पार्टी नहीं है। वो खान साहब उनके जेल में है, तो बाहर उनकी जो अभी लीडरशिप है वो कोई उनको सीरियस नहीं लेता, ना उनकी हदायत पे अमल होता है। तो जो मौसर कारकर्दगी के लिए जो फोरम है, इसको ये लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते कि कोई हुकूमत पे प्रेशर डालें।
निकाले। लिहाजा अगर हुकूमत पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो लाजमी बात है जो इनका एजेंडा है कि खान साहब को हम वाकई रिहा करना चाहते हैं, तो वो मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हुकूमत कोई प्रेशर उस पर नहीं है। अगर हुकूमत सीरियस ही नहीं है, आप प्रेशर नहीं दे सकते, तो हुकूमत क्यों आपके मुतालिबात मानेगी? ये एक पावर पॉलिटिक्स का एक बुनियादी उसूल है। जी, ये फरमाइएगा कि पीटीआई का ज़ाहिर है उनकी सोच इस किस्म की है कि पावर लिसन्स टू पावर, और सिंस दे हैव अनाउंस्ड द एजिटेशन की पूरी मूवमेंट उन्होंने अपनी एक बनाई, और उनका बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो कि इसके साथ चलेंगे। तो मेरे ख़्याल में या बहुत सारे और लोगों के ख़्याल में, आप इसके ऊपर अपना कमेंट करें, वो ये ज़ाहिर है प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश तो करेंगे। यहाँ पे महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की प्रायोरिटी क्या होगी बहैसियत एक सीजनड और सीनियर सियासतदान जिसने पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन का रोल बेहतर तरीके से अदा करना है, या बानी पीटीआई की उम्मीदों पे पूरा उतरना है उस एजिटेशन को और उस थेरी को जिसका मैंने जिक्र किया उसको कामयाब बना के? और अगर वो ये करते हैं तो फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नैब के चेयरमैन और बाकी इम्पोर्टेंट ओहदों के ऊपर तैनाती करवानी है हुकूमत के साथ मिल के, वो कैसे करवाएंगे? क्योंकि इसके लिए आपको सर्टन काइंड ऑफ CBMs चाहिए, बैठ के एक एतमाद साजी के बाद आपने कंसेंसस पे पहुंचना है। तो आपको क्या लगता है ये सारा प्रोसेस कैसे हो पाएगा? पहली बात ये कि मैं नहीं समझता कि अचकज़ई साहब स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे इतना यकीन रखते हैं कि अपने कारकुनों को या पीटीआई के कारकुनों को वो हर वक्त जो है वो रोडों पे निकाले और उनका जो सियासी कैपिटल है वो ज़ाया होने दें। वो एक मुंजे हुए सियासतदान है, वो कभी भी अपनी इस रिजर्व को इस तरह यानी ज़ाया नहीं होने देंगे। सिंबॉलिकली एहतजाज करेंगे, किसी दिन निकल आया, कहीं एहतजाज किया, कहीं रोड यानी ब्लॉक करने की अपील की, कहीं दुकानों का हड़ताल करवाया। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि अचकज़ई साहब कोई मौसर स्ट्रीट एजिटेशन जो है उस पर उनका या यकीन है या कैपेसिटी है। दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स आइंदा होने गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिस तरह आपने इशारा किया, मैं समझता हूँ उसमें कोई खास रुकावट नहीं आएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है और 2-3 नाम अगर उनके सामने आएंगे तो मिल के गवर्नमेंट के साथ यानी उस पर इत्तेफाक राय आसान है। डेडलॉक जो है वो को सूट भी नहीं करता, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत से रास्ते हैं। अगर ये डेडलॉक रहता है और वो कोई प्रैग्मेटिक हल या कंसेंसस या इत्तेफाक राय हुकूमत के साथ या नहीं बनाते, तो फिर हुकूमत जो है वो पूरे इसकी जो आयत तरकीबी है इन अपॉइंटमेंट्स का वो भी बदल सकती है। उनके पास 2/3 मेजॉरिटी कोई मुश्किल काम नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि पूरे प्रोसेस का वो बाइकाट करे और हुकूमत के साथ जो है मिल बैठ के इन तकरीरों पे अपना कोई मौक़िफ़ और अपनी राय ना दे और उनका कोई हल ना निकाले। तो उसमें मुझे कोई कबाहत नहीं लगता, और शायद हुकूमत की एक ये प्रैक्टिकल विजडम है कि शायद उन्होंने इसलिए अचकज़ई साहब को बनाया भी तो कि वो इस तरह डेडलॉक क्रिएट नहीं करेंगे जिस तरह पीटीआई का कोई और लीडर होगा। जब कल इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तैनाती की बात होगी, जब दूसरे नैब की चेयरमैन की या दूसरे आईनी उहदों की के लिए जो तरीक़ाकार है उस पर इत्तेफाक राय डेवलप करने की बात होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें मुझे कोई खास मुश्किल नजर नहीं आता कि अचकज़ई साहब विल नॉट प्ले बॉल। बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिए कि कायमा कमेटियों के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है और बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन के आने के बाद पीटीआई की तरफ से इसमें वो लेते हैं ये सारी कायमा कमेटियों के अंदर अपने पोर्टफोलियो संभालते हैं, तो फिर तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी बानी पीटीआई की उस हिदायत की जिसमें उन्होंने कहा था कि इनसे दूर रहें। तो वहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बानी पीटीआई माइनस हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये इन कमेटीज़ के अंदर ज़ाहिर है एक निज़ाम को चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी अमल है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अब हैं, तो ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और बानी पीटीआई इसको कैसे देखेंगे? पहली बात ये कि जो बानी पीटीआई का फैसला भी था बाइकाट का, वो अभी तक मनवान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बहुत से मेंबर्स अब भी जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं कमेटियों के, क्योंकि मरात
पर्क्स एंड प्रिविलेज जो है वो अभी भी वो ले रहे हैं। तो ये हर वक्त जो है वो उन एमएनएस के लिए बड़ा मसला रहा है कि बानी पीटीआई के जो का डिसीजन है उस पर अमल करें, तो वो अभी भी उस पर अमल पैरा नहीं है। दूसरी बात ये कि अचकजई साहब एक एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस में वो दाखिल रहें, उसको यानी वो आइसोलेट नहीं होना चाहेंगे, वो इंगेज करना चाहेंगे मीडिया को, पब्लिक ओपिनियन को। तो उसके लिए फोरम्स का इस्तेमाल जो है वो बखूबी जानते हैं, और ये ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि पीटीआई के या अपने बयानिए को वो उनका प्रचार कर सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं बाकी लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इस पे कोई डेडलॉक मुझे नजर नहीं आ रहा है, और वो पीटीआई को या उनके कारकुनों को या एमएनएस को कन्विंस कर लेंगे कि इन कमेटियों का हिस्सा बने। क्योंकि अगर हुकूमत जो है वो इसी तरह जो नजर आ रहा है अपने मुद्दत की तरफ जा रही है कि पूरा करे, तो ये पीटीआई के लिए माजी करीब में जो उन्होंने फैसले थे बाइकाट के, वो भी एक सबक उन्होंने सीखा है कि वो ना चाहेंगे कि हुकूमत से अलहदा हों, चाहे केपीके की हुकूमत है या पार्लियामेंट से अलहदा हों, क्योंकि वो इस्तीफे आप देना नहीं चाहेंगे। जो माजी में तजर्बा उनका रहा है, जिस तरह वो सिस्टम से आउट हो गए थे, अब खान साहब जो है मैं नहीं समझता कि वो करना चाहेंगे। इसी तरह अचकजई साहब भी पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, बेशक वो सियासी मुतालबात करते रहेंगे कि इस पार्लियामेंट को तोड़ो, इस हुकूमत को तोड़ो, इन कमेटियों को घर भेजो, लेकिन अमलन जो है वो इसका हिस्सा है। इनके मराहत, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो पूरा सिस्टम में उनका जो स्टेटस है वो उसको इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे। तो सियासी बयानिए और अमली सियासी इनपुट एक एमएनए की हैसियत से ये तमाम पीटीआई के एमएनएस भी और अचकजई साहब भी देते रहेंगे। जान साहब ये फरमाएं कि महमूद खान अचकजई साहब ने फरमाया कि ये हुकूमत गैर आइनी है, उन्होंने कहा आइन की बालादस्ती हो, कौमी हुकूमत बनाएं, मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, 4 महीने में इलेक्शन करवाएं, कुदरती वसाइल जो हैं उन पर मकामी लोगों का हक है, इशारा शायद बलूचिस्तान की तरफ था। इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं जो ऑन पेपर तो बाकी ठीक हैं, लेकिन इस हुकूमत से ये मुतालबा करना कि वो गैर आइनी और मुस्ताफ़ी हो जाए, कौमी हुकूमत बनाए, तो मुज़ाकरात किससे करेंगे? अच्छा, ये तो देखिए सियासी बयानिया है। सियासी बयानिया में आप चांद भी मांग सकते हैं, आप सूरज भी मांग सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। उन्हें खुद मालूम है कि ये सिस्टम चलेगा इसी तरह, जी। और ये इलेक्शन कोई मजाक नहीं है कि हर 2 साल के बाद ये रिपीट होते रहें। इलेक्शन ने होने हैं, अपने टाइम पे होने हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी इंगेजमेंट है वो प्रैक्टिकल बातों पे होगा। ये तो एक आइडियलिस्टिक यानी स्टैंस है जो वो लोगों में या पार्टी वर्कर्स में या पीटीआई के लोगों को इंस्पायर करने के लिए रखेंगे, ताकि एक बयानिया तो लें। तो एक अगर अमली तौर पे इस पे बात भी होगी तो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। जान कोई साहब, गवर्नमेंट भी अगर कतई कलामी की माजरत, ये फरमाएं कि जिन जो डिस्प्यूटेड सीट्स हैं फॉर्म 47 वाली, वो सीट्स की तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरी असम्बली को ये करार दे दिया जाए कि ये गैर आइनी है। आपको नहीं लगता कि ज़ाहिर है आपने इशारा भी किया कि पॉलिटिकल रेटरिक है, लेकिन स्टिल इसको तवातर के साथ रिपीट करना ज़ाहिर है एक अवामी राय भी बनती है और लोगों को भी एक कन्फ्यूजन इस पे होती है। तो प्लीज़ इसको क्लैरिफाई थोड़ा सा करें अपने कमेंट में। पहली बात तो ये कि जी। अपोजिशन का मतलब ये कि उन्होंने एक रेटरिक डेवलप करना है, और जब तक इलेक्शन होते हैं तो एक बयानी को आगे लेके जाना होता है ताकि उसी के साथ फिर इलेक्शन में वो इंटर हों। तो वो तो एक मजबूरी है, पॉलिटिकल एक इम्पेरेटिव है। उसमें तो मैं नहीं समझता कि उसको इतना संजीदा लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि लाजमी बात है वो इस पूरे सिस्टम को डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और ये पहली दफा नहीं है। कोई भी अपोजिशन जब होती है तो वो इस पूरे सिस्टम को चलने ना चलता करने के लिए कोशिश करती है। उसके लिए पहले बयानिया सेट करती है, और फिर अमली अगर उनके पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल है एहतजाज की सूरत में या हुकूमत को जाम करने की सूरत में या चकमेट की सूरत में, तो वो फिर एहतजाज भी करती है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ये हर अपोजिशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में करती है कि नए इंतखाबात कराए जाए, नई हुकूमत बनाई जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पॉलिटिकल कल्चर का ये हिस्सा है, इस पूरी वोकैबुलरी का ये हिस्सा है, और ये अब भी
अपोजिशन लीडर की हैसियत से अचकज़ई साहब ये मुतालबा करते रहेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा यानी फ्रेमवर्क नहीं है जिस पे कोई इंगेजमेंट मुमकिन है। मैं समझता हूँ इंगेजमेंट अगर होगी भी तो वो इन आईनी ओहदों के बारे में होगी जो दोनों अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस अपने कंसेंसस से डेवलप करते हैं, या कायमा कमेटियों की जो यानी उसको मौसर बनाने वाली बात है उस पे अगर इंगेजमेंट होगी। बाकी पॉलिटिकल रेट्रिक्स जो है वो इस हुकूमत को घर भेजना, ये कि ये पूरी जो है ये फॉर्म 47 की, ये तमाम वो सियासी यानी रेट्रिक्स हैं जो पीटीआई और अचकज़ई साहब जो है वो उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन सियासत अगेन जो है वो मुमकिनात का नाम है। बिल्कुल। इस वक्त मुझे इसकी कोई फिजिबिलिटी नजर नहीं आती कि ये किसी तरह मुमकिन हो पाएगा। ना इनके पास कोई ताकत है, ना कोई लेवरेज है। ये तमाम बातें एक एकेडमिक तो हैं, लेकिन एक एक मौसर सियासी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं है। जान साहब, आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और पूरे पाकिस्तान में बड़ा कंसर्न रहता है बाकी तमाम सूबों की आवाम को कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। लोग दुआ गो भी रहते हैं, नेक ख्वाहिशात भी हैं, हमारी भी हैं। ये फरमाइएगा कि बड़ा सख्त टाइम चल रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से। फ़ितनतुल हिंदुस्तान और ख़वारिजीन जो हैं आए दिन हमलों में मुलव्वस रहते हैं और टारगेट पे हमारा प्यारा बलूचिस्तान रहता है। आप ये फरमाइएगा कि अभी रिसेंटली बड़े कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं सूबे के अंदर और उससे काफ़ी ज़्यादा एक इनकरेजमेंट भी मिली है कि ये जो हमारे इवेंचुअली यहाँ पे पीस आ जाएगा। आप फरमाइएगा सूबे के हालात कैसे हैं, तसल्ली बख्श ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह से देखते हैं चीज़ों को? देखिए 2024 सॉरी 2000 जी देखिए 2024 एक बहुत ही चैलेंजिंग साल था जिसमें दहशतगर्दी के बहुत वाकयात हुए थे और वाकई यूँ लग रहा था कि दहशतगर्दी का चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे निपटना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में तकरीबन पिछले 5 महीनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो जिस तरह आपने इशारा किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तकरीबन कोई 700 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। 100 दहशतगर्द जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं ताकि वो कन्विक्ट हो जाएं। इसके अलावा वो इलाके यानी अब पुरामन हो गए हैं जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता था कि ये टेररिज्म के हॉट बेड्स हैं, जिसकी मैं अमली आपको उसकी मिसालें भी दूं क्विकली। डेरा बुगटी, कोलू, ये मशहूर इलाके हैं सुई जहाँ पे दहशतगर्दी माजी करीब में होती रही है और ये बड़े मीडिया में भी ये इलाका जो है बड़ा यानी सुर्खियों का मरहून मिन्नत रहता है। लेकिन ये इलाका पुरामन हो गया है, यहाँ पे कोई मेजर वाकया अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों में नहीं हुआ। तरक्याती काम हो रहे हैं और ये बड़ा पीसफुल हो गया है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका था चागीर डिस्ट्रिक्ट जो ईरान के साथ है और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट है और जहाँ पे जो सेंडे का प्रोजेक्ट है, इस इलाके में पिछले साल या उससे पिछले साल में बहुत से वाकयात होते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 0 वाकया वहाँ पे हुआ है। जो BLA मजीद ब्रिगेड है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गई है, मिनिमाइज उनका अब इम्पैक्ट रह गया है। इसके अलावा जो कलात डिवीजन जिसे हम कहते हैं जो मस्तूम से लेके खुजदार तक है और आगे है, इस इलाके में भी बहुत से वाकयात होते रहे माजी में और रोड जो है वो ब्लॉक होते रहे, लेकिन अब वहाँ पे भी बहुत ही हालात यानी बेहतर हो गए हैं। कोई मेजर वाकया जो है इस साल नहीं हुआ है और जो रोड नेटवर्क का डिसरप्शन जो हमें नजर आया वो भी कम हो गया है। सिर्फ जो है वो नए जो हमारे इंटरेंट है वो सरदार अख्तर मेंगल के भाई जावेद मेंगल, अब वो चाहते हैं कि इस खिलाफ को पुर करें और इस इलाके में अपनी प्रेजेंस को शो करें और मिलिटेंसी के वाकयात हों, लेकिन ये इलाका भी तकरीबन क्लियर हो गया है। इसके अलावा जो मेजर कंसर्न रहा है वो मकरान डिवीजन है जिसमें तुरबत है, वाशुक है, ये इलाके और गवादर है, इसमें थोड़े से वाकयात हुए हैं, लेकिन इस इलाके में मोर और लेस जो है वो भी मेजर वाकयात नहीं हुए हैं और जिसकी वजह ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो बड़े कामयाब रहे हैं। अक्रॉस द बॉर्डर ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वहाँ पे मैकेनिज्म बने हैं ताकि उनके जो सेंचुरीज हैं वो ओवररन हुए हैं। तो मजमूई तौर पे बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो हम जीत रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि उस इलाके में जहाँ पे ये सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो इलाके पुरामन हो गए हैं। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की हमारे जवानों की कुर्बानी के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट देना चाहिए। जान साहब ये फरमाइएगा
ایک سوال کر لوں, چھوٹا سا کامنٹ اس پہ کریں, پھر بریک پہ جائیں گے, پھر آپ کے ساتھ آ کے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ بتائیں ڈسٹرکٹ وائز جو پولیس ہے اس کو ایکویپ کیا جا رہا ہے بڑے ماڈرن بنیادوں کے اوپر, اور بجٹ بھی بڑا زبردست طریقے سے دیا جا رہا ہے, ڈیولپمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, یہ آن گراؤنڈ چیزیں, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ رہتی ہے پاکستان میں کہ آن گراؤنڈ نہیں ہے جی, یہ تو خبر ہے, یہ تو اناؤنسمنٹ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا چینج دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ پولیس کی امپاورمنٹ کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کی اوور آل سچویشن آپ نے بتایا, لیکن لوکل سول سائڈ پہ آرمی کا تو کنٹریبیوشن میں کہوں گا 90% سے بھی زیادہ ہے. اب جو پولیس ہے اس کو بڑی ایک ماڈرن بنیادوں کے اوپر ترقی اور اس کی جو ہے ایکویپ کیا جا رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر کامنٹ کر دیں, اور سی پیک کی ریزمپشن کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں. دیکھیے تقریباً پاکستان کی تاریخ میں 100 سال کی زیادہ ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ جو لیویز فورس ہے جو تقریباً 80% بلوچستان اس کے نیچے تھا, اس کو اسٹرکچر کو جو ہے ختم کر کے پولیس میں ضم کیا گیا ہے. لیویز ایک قبائلی سسٹم تھا جو انگریزوں نے بنایا تھا, جس میں اکثر ان کی لائلٹی سرداروں کے ساتھ تھی اور اسٹیٹ کے ساتھ نہیں تھی. انٹیلیجنس گیدرنگ کا بڑا مسئلہ تھا, اور اس میں جو ہمارا ماڈرن FIR سسٹم ہے وہ بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ جو باقی جو سوشل ایولز تھے ان کو قابو کرنے میں بھی لیویز ناکام تھی. تو ایک فرسٹ لائن آف رسپونڈر کے طور پہ یہ فیل ماڈل تھا, جس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ اگر فرسٹ رسپونڈر وہ رسپونڈ دیتا ہے تو آپ کو پھر سیکورٹی فورسز آگے لانے میں آپ کو ایک سپیس ملتا ہے. لیکن اب الحمدللہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پورا جو پولیس کا نظام ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا پورے بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں. اب یہ جو ہے وہ جو لیویز ہے وہ ضم ہو گئے ہیں, ان پہ اب انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تانے بن رہے ہیں, ان کو ماڈرن ہتھیار مل رہے ہیں, ٹریننگ مل رہی ہے. تو یہ پروسیس چند سال اور لگیں گے کہ پورے بلوچستان میں پولیس کی ایک مؤثر کیپیسٹی کو بنایا جا سکے. لیکن ابتدا ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے حوالے سے بہت ہی پولیٹیکل اپوزیشن تھا, جو نواب سردار تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سسٹم آئے, لیکن یہ ایک بڑی کامیابی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان پہ اس کے اوورال لا انفورسمنٹ پہ اس کے بہت ہی مثبت نتائج برآمد ہوں گے ایز وی گو فارورڈ. دوسری اہم بات جو آپ نے کی ہے کہ سی پیک کے حوالے سے, دیکھیے سی پیک ریکارڈک یہ ایسے بڑے میجر پروجیکٹ ہیں جو بلوچستان کے فیوچر کو جو ہے وہ یعنی چینج کر دیں گے. ریکارڈک میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ 2028 تک اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی, اور $1 بلین تک یہ بلوچستان کے گورنمنٹ کو یعنی ریونیو جنریٹ کرے گا. اس میں تقریباً 20,000 زیادہ جابس کریٹ ہوں گے. سی پیک ہمارا گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا ٹرانزٹ کا, جو کنیکٹیویٹی کا جو ایک پورا یعنی ویژن ہے وہ اسی ڈیپ سی پورٹ کے ذریعے ہوگا, جو چائنا کے کو مڈل ایسٹ سے اور مڈل ایسٹ کو چائنا سے ملائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے جو پاکستان کی اور بلوچستان کی معاشی یعنی سیکیورٹی کو گارنٹی کرتا ہے. لہٰذا یہ بلوچستان وہ پسماندہ بلوچستان یا بیرن لینڈ اب نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ پسماندہ ہے یا یہ انڈر ڈیولپڈ ہے. تو بلوچستان جہاں آبادی کم ہے اس کو ڈیولپ کرنا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور گورننس کے حوالے سے کوئکلی میں ایک بات اہم جو کرنا چاہوں گا, جو PSTP کا ماڈل تھا وہ بڑا کرپشن بیس تھا, تمام وسائل جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے تھے. اب یہ ایک انٹر ڈسٹرکٹ کمیٹی کا ایک نیا نظام آیا جس میں ہمارے جو فورسز اسٹیبلشمنٹ سول ان کے انٹرفیس اور صوبائی گورنمنٹ کے بیوروکریسی کے لوگ مل کے لوکل لوگوں سے پوچھ کے وسائل جو ہے ان پہ مبنی پروجیکٹس بناتے ہیں. اب امید یہی کہ جو کرپشن کا ماڈل تھا PSTP وہ جو ہے وہ سم ہاؤ گریجولی ریپلیس ہوگا. اس دفعہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں $1 سے $2 بلین اب یہ اسپینڈ ہو رہے ہیں, ڈائریکٹ لوگوں سے فیڈ بیک لے کے اور ڈائریکٹ جو پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں ان کو انوالو کر کے. تو جو کرپشن کا ایک نظام تھا جس کے بارے میں ہر عام شکایت کرتے تھے کہ عام آدمی اسٹیک ہولڈر نہیں تھا, اب امید یہی ہے کہ اس نئے گورننس کے ماڈل سے جسے انٹر ڈسٹرکٹ کمیٹی کا نظام کہتے ہیں, ہم ایک نئے گورننس کی طرف بڑھ رہے ہیں. جان اچکزئی صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.